अस्सलामुअलैकुम। पोस्ट ईद लेक्चर 69 स्टार्ट हो गया है जी। बच्चे बोटियाँ बूटियाँ खा के आ गए हैं। IFRS 8 के MCQs हमारे पेंडिंग है, ज़रा क्विकली इनको कर लें। छोटे छोटे MCQs हैं, 15-20 मिनट लगाएं, फिर उसके बाद अगला प्लान करते हैं क्या करना है। ठीक है, नया टॉपिक तो मैं आज कोई नहीं शुरू करूँगा, कल करेंगे इंशाल्लाह। विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोवाइड IFRS 8 याद है? थोड़ा बहुत याद है? अच्छा, ये थोड़ा सा सामने रहे तो अच्छा है। वैसे हमने गपशप तो ये लगाई थी, चले खैर देखते हैं जो भी यूज़ करना पड़ा जी। विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोवाइड डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू IFRS 8 इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोवाइड, कौन कौन से दो लोग ऐसे हैं जो IFRS 8 का डिस्क्लोजर देंगे? अ लिस्टेड कंपनी विद अ सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट, क्या ये डिस्क्लोजर देते हैं IFRS 8 का? बिल्कुल देते हैं। आपको याद है पाकिस्तान केबल्स वाला हमने एक डिस्क्लोजर पढ़ा था, पाकिस्तान केबल्स वाला डिस्क्लोजर हमने देखा था अपने नोट्स में। मैंने आपको कहा था कि उस कंपनी का एक ही रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ये सिर्फ एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है, वही रिपोर्टेबल भी होगा। लेकिन उन्होंने फिर भी IFRS 8 का ऑपरेटिंग सेगमेंट का डिस्क्लोजर दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हमारा एक ही रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट, एक ही ऑपरेटिंग सेगमेंट है। और फिर उसमें रेवेन्यू जो है वो वायर्स एंड केबल्स का टोटल रेवेन्यू का इतने % है, और उसके बाद एक्सपोर्ट सेल भी उन्होंने बता दी। उसके बाद एक्सपोर्ट सेल की डिटेल बताई हुई है, और कह रहे थे नॉन करंट एसेट्स यानी एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स के बारे में कहा था कि एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर वो ऑर्गेनाइजेशन भी देती है जिसका एक ही ऑपरेटिंग सेगमेंट हो। ठीक है भाई साहब, एक मिनट ज़रा पॉज कीजिएगा। अच्छा जी, तो एक ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है, एक सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट वाली है, वो भी IFRS 8 का डिस्क्लोजर देगी। अ लिस्टेड कंपनी विद मल्टीपल रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, लिस्टेड कंपनी है, उसके रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एक से ज़्यादा हैं, तो ये भी देगी जी, बिल्कुल ये तो देती ही है, यही तो होती है हमारी कंपनी, अ कंपनी विद मल्टीपल रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। ये जो हमारी कंपनी होती थी, ये जैसे ये केमिकल, सोडा, फार्मा, अदर्स, इनके मल्टीपल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स होते थे। IFRS 8 का लिस्टेड कंपनी होना ज़रूरी है, ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था यहाँ पर। बिल्कुल स्टार्ट में आ जाए, बिल्कुल स्टार्ट में आ जाए। जब हमने स्टैंडर्ड शुरू किया था तो सबसे पहली बात ही क्या पड़ी थी, कौन कौन सी कंपनियों को ये IFRS 8 का डिस्क्लोजर बनाने की ज़रूरत है, जो लिस्टेड हो या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो। ठीक है, तो ये दोनों तो हैं। नॉन लिस्टेड हो, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉन लिस्टेड हो तो उसने डिस्क्लोजर नहीं देना। नॉन लिस्टेड है तो जो मर्जी हो पड़ा, जितने मर्जी उसके ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हों, उन्होंने डिस्क्लोजर्स नहीं देने होते IFRS 8 के। तो A और B करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 21 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड एज पर IFRS 8? मैं ज़रा नोट कोट आ देता हूँ, क्या चीज़ डिस्क्लोजर देनी है? रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर फॉर ईच प्रोडक्ट एंड सर्विस और ईच ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये तो देना है। रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स बताना होता है, एक्सटर्नल सेल्स बतानी होती है, हर प्रोडक्ट सर्विस की बतानी होती है, बिल्कुल हर प्रोडक्ट सर्विस की। केमिकल, सोडा, फार्मा सामने रखना चाहिए, केमिकल, सोडा, फार्मा को। हमारी एग्जाम्पल वाला यहाँ से भी देख सकते हैं, चलो यहाँ से ही देख लेते हैं, क्योंकि ये सवाल है मेरे पास एक पड़ा हुआ, ये यहीं से देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो आपने एक्सटर्नल सेल्स बताई हुई है, केमिकल, सोडा, फार्मा, पॉली, पेंट, चलो ये तो वर्किंग थी, यहाँ देख लो केमिकल, सोडा, फार्मा और सारे अदर्स को। ठीक है, तो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को वो क्या कह रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर बताना होता है हर प्रोडक्ट सर्विस के लिए या हर ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। वो जो हम एग्रीगेशन करके इकट्ठा भी कर लेते थे, जैसे मैंने गोरमे की एग्जांपल दी थी, तो बिल्कुल ये तो देना होता है। यस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड? एक्सटर्नल सेल्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। आगे, नॉन करंट एसेट्स लोकेटेड इन कंट्री ऑफ डोमिसाइल एंड ऑल फॉरेन कंट्रीज इन विच एंटिटी होल्ड एसेट, बिल्कुल ये भी देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू एंटिटीज एंड कंट्री ऑफ डोमिसाइल, क्या ये होता था? एक मिनट,
आपको एक्सटर्नल सेल्स देनी होती थी और नॉन करंट एसेट्स देने होते थे कंट्री ऑफ डोमिसाइल और दूसरी मतलब फॉरेन कंट्रीज के। प्रॉफिट के बारे में तो नहीं, सिर्फ दो ही चीज़ें थी एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स के अंदर, सिर्फ दो ही चीज़ें थी। देखें, आपने केमिकल, सोडा, फार्मा, पॉली, पेंट अपने मुल्क के अंदर रहते हुए एक्सटर्नल सेल्स हैं, इंटरनल सेल्स हैं, इसमें कोई फॉरेन सेल्स, कोई फॉरेन एसेट्स, कोई फॉरेन अलग अलग नहीं किया हुआ लोकल और फॉरेन, ठीक है। तो आपके ऑपरेटिंग सेगमेंट के जो रिजल्ट्स होते थे उसके अंदर आप एक्सटर्नल सेल्स बिल्कुल देते थे, हर प्रोडक्ट की अलग अलग देते थे, या ग्रुपिंग की है तो उसको अलग अलग, उस ग्रुप को इकट्ठा करके उसके बारे में अलग बताते थे। लेकिन कहीं पर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की सेल्स इतनी है और फॉरेन कंट्री की सेल्स इतनी है इस डिस्क्लोजर में या रेकन्सिलिएशन में, वो तो आगे जाकर होता था। प्रोडक्ट वाइज एक्सटर्नल सेल्स बताओ, अगर आपने प्रोडक्ट वाइज नहीं बताई हुई तो फिर इंफॉर्मेशन ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बताओ एक्सटर्नल सेल्स की और नॉन करंट एसेट्स की। क्या यहाँ प्रॉफिट्स की बात भी हो रही है? नहीं हो रही। उसके बाद मेजर कस्टमर का रेवेन्यू बताना होता था। तो ये तो कोई डिस्क्लोजर नहीं था। प्रॉफिट और लॉस अपने मुल्क का और बाहर वाले मुल्क का, क्या ये डिस्क्लोजर IFRS 8 का है? ये तो डिस्क्लोजर है ही नहीं IFRS 8 का, ये तो नहीं होता। एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर इंक्लूडिंग डिटेल ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम अ कस्टमर दैट एक्सीड 10% ऑफ एंटिटीज रेवेन्यू, बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये भी होता था। अब उसने क्या कहा था, कौन सा नहीं होता? तो सी नहीं होता, डिस्क्लोजर नहीं है सी। ओके, मैंने ज़रा नॉट हटा दिया था, वैसे नॉट ना भी हटाएं तो आसान है, कर लेते होते हैं आप। नंबर 20, अब देखो ये पास पेपर की MCQ है, अब तैयारी है, IFRS 8 भूल रहे थे, मेरा दिल है टर्म टेस्ट डिस्कस करें आज, उसके अंदर सारा कुछ ही रिवाइज हो जाना है, पीछे वाला करना तो है ही। देखते हैं, फिलहाल तो चलें ज़रा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटेटिव थ्रेशहोल्ड्स आर स्पेसिफाइड बाय IFRS 8? कौन कौन से क्वांटिटेटिव थ्रेशहोल्ड्स थे? 10% टेस्ट है और 3 चीज़ों का, टोटल सेल, टोटल एसेट्स, टोटल प्रॉफिट्स या लॉसेज, उसमें से अगर मिक्सचर हो तो अलग अलग टोटल करके जो हायर हो, ठीक है। और दूसरा क्या था जी? 75% एक्सटर्नल सेल्स टेस्ट। तो ये दो थ्रेशहोल्ड्स हैं IFRS 8 में स्पेसिफाइड, ठीक है जी। अब वो कहता है कौन कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेसिफाइड? सेगमेंट्स रिपोर्टेड एक्सटर्नल रेवेन्यू इज 10% और मोर, नहीं। ऑफ कंबाइंड एक्सटर्नल रेवेन्यू, ये तो कोई नहीं है, ये तो कोई नहीं है, ये तो सिर्फ उसने क्या कर दिया जी, वो तो भाई ये 10% टेस्ट लगाना था टोटल सेल्स पर, टोटल एसेट्स पर, टोटल प्रॉफिट्स या टोटल लॉसेज में से जो हायर हो। ये क्या कह रहा है? सेगमेंट्स रिपोर्टेड एक्सटर्नल रेवेन्यू इज 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड एक्सटर्नल, नहीं नहीं नहीं, ये तो एक्सटर्नल रेवेन्यू तो 75% टेस्ट के अंदर आता था, तो ये तो नहीं है। थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड है 10% ऑफ टोटल सेल, नॉट 10% ऑफ एक्सटर्नल सेल्स। याद आ रहा है? याद आ रहा है? नहीं तो ये देखो, मैं याद कराता हूं, ये 10% ऑफ टोटल सेल्स, टोटल सेल्स 27-32, टोटल सेल्स 27-32 को पकड़ के, यहां से वर्किंग से लगाते थे, ये टोटल सेल्स 27-32 को पकड़ के इस पर टेस्ट लगाते थे, और फिर रिपोर्टेबल आइडेंटिफाई करने के बाद एक्सटर्नल सेल का 75% लेके देखते थे कि रिपोर्टेबल ने उसको जो है वो प्रेजेंट कर दिया या नहीं कर दिया, ठीक है। तो ये तो गलत है। अगला क्या है जी? सेगमेंट्स नेट एसेट्स आर, यार नेट एसेट्स तो नहीं मैंने देखा था, मुझे तो याद नहीं, वो तो टोटल एसेट्स है। नेट एसेट्स का मतलब पता है क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल, ठीक है। तो नेट एसेट्स का 10% लेते थे हम, टोटल एसेट्स का लेते थे, टोटल एसेट्स का। सेगमेंट्स नेट एसेट्स आर 10% और मोर ऑफ कंबाइंड नेट एसेट्स, नहीं, ये भी मेरे हिसाब से तो थ्रेशहोल्ड नहीं है, टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स, ठीक है। और टोटल सेल्स है, तो ये दोनों ही उसने गलत बताए हुए हैं। अब वो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेशहोल्ड्स आर स्पेसिफाइड बाय IFRS 8? पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तो A भी नहीं है, B भी नहीं है। देख लो ना, देखो, क्या नंबर 1 थ्रेशहोल्ड है? नहीं, तो ये तो नहीं है। क्या नंबर 2 थ्रेशहोल्ड है? ये तो नहीं है। क्या 1 और 2 दोनों थ्रेशहोल्ड हैं? दोनों ही नहीं है, तो इसका मतलब D है। इन दोनों में से कोई भी थ्रेशहोल्ड नहीं था, ठीक है। जल्दी जल्दी करें यार, ये तो छोटा सा काम है। IFRS 8 would be applicable to a listed parent company's separate financial statements as well as a consolidated? नहीं, याद करो, बल्कि मैंने पैकेजेस को दिखाया भी था जाके कि पैकेजेस पर ऑपरेटिंग सेगमेंट क्योंकि लिस्टेड कंपनी लगता था, लेकिन जब एक बंच ऑफ एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी पैकेजेस की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ी हुई हैं, कंसोलिडेटेड भी पड़ी हुई हैं, तो ये सेगमेंट रिपोर्टिंग वाला जो IFRS 8 का जो नोट है, ये सिर्फ कंसोलिडेटेड में आप डाल दें। याद है या पढ़ाऊं जाके?
एक नज़र डाल लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दूर जाना पड़ेगा, याद आ गया तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल एज कंसोलिडेटेड नहीं, अगर वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है लिस्टेड कंपनी तो सिर्फ कंसोलिडेटेड में कर दे, सेपरेट में और कंसोलिडेटेड दोनों में देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जी, सेपरेट फाइनेंशियल में ओनली नहीं, कंसोलिडेटेड ओनली यस, ऑडिटेड नहीं यार ये क्या बात हुई, तो सिर्फ सी इज द वुड बी एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड पेरेंट कंपनीज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली। सही है, सही है। चलो 18 जी, एज पर IFRS 8 एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इज आइडेंटिफाइड एज न्यूली रिपोर्टेबल सेगमेंट इन द करंट ईयर। अच्छा, अब ये दो सिचुएशंस थी, याद करो। एक था कि पिछले साल कोई रिपोर्टेबल था, इस साल नहीं रहा, आपका दिल करता है तो उसको अभी भी रिपोर्टेबल कर लें। दूसरा था पिछले साल नहीं था, इस साल रिपोर्टेबल हो गया, तो लाजमी है कि रीस्टेट करें पिछले साल को कंपैरिजन पर्पस के लिए, ठीक है। नहीं याद आया आपको, फिर भी नहीं याद आया, मेरे हिसाब से एक नज़र देखने में क्या हर्ज है, पढ़ा हुआ होता है ना, अच्छा लगता है बंदे को, दिमाग में तो चल ही रहा है, ज़रा आंखों के सामने भी चल जाए। यहाँ पे करके वो मैंने लिखा हुआ होगा, एग्जाम्पल सी बनाई होगी, ये देखो। एक था क्या, 20 में सोडा रिपोर्टेबल था, 21 में नहीं रहा। अगर आपको लगता है कि ये कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस है इसकी, तो आप रिपोर्टेबल कर सकते, ये आपका ऑप्शन है, मैनेजमेंट का ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, पिछले साल पेंट रिपोर्टेबल नहीं था, इस साल हो गया, तो आपको अदर्स से निकाल के इसको रिपोर्टेबल में करना पड़ेगा, यानी रीस्टेटमेंट करनी पड़ेगी, यानी पिछले साल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़ी होंगी उनके घर में, उसमें जो अदर्स होगा इस साल, उसकी जगह वो अदर्स की जगह ये अलग से नाम के साथ आएगा, ऊपर आप लिखेंगे रीस्टेट कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो ये जरूरी है अगर इस साल रिपोर्टेबल हो। अब ये यहां पर क्या कह रहा है, कहता है एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इज आइडेंटिफाइड एज न्यूली रिपोर्टेबल सेगमेंट। पेंट की बात हो रही है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इन द करंट ईयर दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली इन प्रायर ईयर्स। ये वाली हमारी एग्जांपल चल रही है, ये नहीं है बल्कि ये है, इस साल में रिपोर्टेबल हो गया है, पिछले साल रिपोर्टेबल नहीं था। Which of the following is correct way to report this newly reportable segment? It shall be reported separately in current year. ये तो करंट ईयर में तो सेपरेटली होना ही है पेंट के नाम से। एंड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन शैल बी, ये सही है। अब ये सही है तो बाकी नहीं सही होने, चलो पढ़ लेते हैं। इट शैल बी रिपोर्टेड सेपरेटली इन करंट ईयर एंड कंपैरेटिव शैल नॉट बी रीस्टेटेड। नहीं, इसे लाजमी करना है। इट शैल नॉट बी रिपोर्टेड, यार कहता है इट शैल नॉट बी रिपोर्टेड सेपरेटली इन करंट ईयर टू इंश्योर कंसिस्टेंसी विद, कहता है पिछले साल नहीं था, इस साल रिपोर्टेबल हो भी गया, तो मत दिखाओ कंसिस्टेंसी। ओ कंसिस्टेंसी बनाने के लिए तो इस साल भी दिखाओ और पिछले को कंपेरेबल को रीस्टेट करो। ये कंपेरेबिलिटी को इंश्योर कर रहा है, ना कि जो थ्रेशोल्ड मीट कर रहा है उसको छुपा देना, जो कंपेरेबिलिटी को मीट करता है वो गलत है। रीस्टेटमेंट इसीलिए कर रहे हैं कि कंपेरेबिलिटी को आप जो है वो अचीव कर सके। कंपेरेबल रहे आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है, वो कंपेरेबल रहे, ठीक है। तो उसी के लिए तो हम रीस्टेट कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। इट शैल बी रिपोर्टेड ओनली व्हेन क्राइटेरिया इज मेट फॉर, ये तो बिल्कुल भी आपके वहमो गुमान में नहीं ऐसी कोई बात हो सकती है। असल में ना ये बात आपको फाइनल अकाउंट्स के अंदर किसी चीज़ के लिए बतानी पड़ती है। एक होता है रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपका थर्ड स्केड्यूल, फोर्थ स्केड्यूल आप पढ़ेंगे जाके कंपनीज एक्ट का फाइनल अकाउंट्स के टॉपिक में जाके, तो वहाँ पे एक थ्रेश होल्ड है जिसमें आपकी स्मॉल साइज एंटिटी से, मीडियम साइज एंटिटी से लार्ज साइज एंटिटी बनती है, तो 3 थ्रेश होल्ड हैं। तो उसमें कहीं ऐसी कोई बात लिखी हुई है कि आप स्टेटस को चेंज सिर्फ तब कर सकते हैं अगर 2 कंसेक्टिव ईयर्स वो थ्रेश होल्ड में रहे, वगैरह वगैरह, तो वो अभी तक तो आपको ऐसी कोई बात का पता ही नहीं है, तो आपके लिए तो दूर दूर तक ऐसा कोई ऑप्शन बनता ही नहीं था, ठीक है। और ये दोनों गलत थे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है, और सही है। नेक्स्ट, एज पर IFRS 8, which two of the following disclosures apply to all entities including those that have a single, अभी तो देख कर आ रहे हैं, तो कौन से 2 डिस्क्लोजर्स हैं जी? एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स हैं, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स हैं। नंबर 1 एक्सटर्नल सेल्स, अगर तो उसने भी अभी हमने देखा था पाकिस्तान केबल्स ने क्या लिखा हुआ था, उनका रिपोर्टेबल सेगमेंट एक ही था। एक तो भागना बड़ा पड़ रहा है,
ये इनका ऑपरेटिंग सेगमेंट एक ही था, केबल्स बनाते हैं। अब केबल्स एंड वायर्स 97% रेवेन्यू है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू का। बाकी छोटा मोटा होता होगा, स्क्रैप्स ग्रुप बेच देते होंगे, कुछ उस तरह से काम करते हुए। खैर एनीवेज, सेल्स रिप्रेजेंट लोकल सेल्स ऑफ इतने एंड एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ इतने। क्या मतलब? उन्होंने एक्सटर्नल सेल्स का ब्रेकअप दिया है। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में 3 चीजें थी ना। पहली चीज एक्सपोर्ट से, ये एक्सटर्नल सेल्स बताओ प्रोडक्ट वाइज। अब प्रोडक्ट वाइज तो इस पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी एक है, इसका सेगमेंट ही एक है। दूसरा क्या डिस्क्लोजर था? एक्सटर्नल सेल्स बताओ जियोग्राफिकली, नॉन करंट एसेट्स बताओ जियोग्राफिकली। तो इसके ऊपर एक्सटर्नल सेल्स जियोग्राफ, क्योंकि बाहर के मुल्क में सेल्स कर रहे थे, तो एक्सटर्नल सेल्स वाला जियोग्राफिकल वाला इस पे डिस्क्लोजर अप्लाई हुआ। दूसरा भी इस पे अप्लाई हो रहा है, एक्सटर्नल सेल्स के साथ साथ टोटल जो एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स जो आपके बाहर के मुल्क में, वो भी बताओ। टोटल नहीं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा? नॉन करंट, ऑल नॉन करंट एसेट्स ऑफ कंपनी आर लोकेटेड इन पाकिस्तान। नहीं है ना बाहर, तो उसने ये बताया कि सारे पाकिस्तान में, ठीक है। तो यही दो हैं, ठीक है। एक तो क्या हो गया, एक्सटर्नल सेल्स, और ये ज्योग्राफिकली क्या बताना है, एक्सटर्नल सेल्स और नॉन करंट एसेट्स। और दूसरा क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। तो उसने यहां पर बता दिया कंपनी डज नॉट हैव एनी कस्टमर जिसकी सेल 10% से ऊपर है। नहीं अप्लाई हो रहा तो बता रहे हैं ये बेचारे। तो एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर जो है वो ऐसी कंपनी पे भी लगेगा जो लिस्टेड हो लेकिन उसका एक ही ऑपरेटिंग सेगमेंट हो। अब अगर एक ही ऑपरेटिंग सेगमेंट है तो एक्सटर्नल सेल प्रोडक्ट वाइज वाला तो निकल गया, बाकी रहेगी 2 चीजें। कौन कौन सी? जियोग्राफिकली बताओ, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन तो एक्सटर्नल सेल की और नॉन करंट एसेट्स की, और रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। ये 2 बातें इस पर भी अप्लाई होंगी जो सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट वाली है, ठीक है। अब which one of the following disclosures apply to all entities including those, ये आपको होमवर्क में दिया था मैंने, किसी ने रहमत की थी करने की। which two of the following disclosures apply to all entities including those entities that have a single reportable extent of reliance on major customer, बिल्कुल। extent on reliance of major suppliers ये कहां से आ गया major supplier? ऐसे दूर से नजर आएगा कि ये नहीं है। हाँ, जो चॉइस में छोड़ के जाते हैं ना वो मारे जाते हैं, वरना आपने पढ़ा हुआ देख लो, मार नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह आपको। दूर से पता लगेगा तो नहीं हो सकता। तो कभी कभी एक आधा ऐसा टेक्निकल भी हो जाता है कि नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं। 100 में से 50 नंबर लेने होते हैं, ठीक है। आप 0 से 50 का सफर तय किया करें। आप 100 से 50 की तरफ आते हैं, ओए 10 भी गए, ओए 5 भी गए, ऐसे ना किया करें। 5 आ गए, ये 6 आ गए, ये 10 आ गए, ऐसे करके चला करें, पॉजिटिव रहा करें। ऑल लाइबिलिटीज पेबल इन पाकिस्तान, लाइबिलिटीज दूर से नजर आता है, पढ़ने वाले बच्चे को नजर आएगा। लाइबिलिटीज का नाम भी नहीं होता था, ठीक है। लाइबिलिटीज बिल्कुल हम शो करते थे, लेकिन किसकी? वो ऑपरेटिंग सेगमेंट के अंदर, जब सेगमेंट, ये चलो यहां देख लो, ये देख लो, ये ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स के अंदर टोटल लाइबिलिटीज आती थी। लेकिन कब आती थी? जब एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं और उनमें आपने रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल को नाम से लिखा, नॉन रिपोर्टेबल को अदर में लिखा, और फिर उनके बारे में आपने 13-14 चीजें बताई थी, ठीक है। लेकिन अगर एक कंपनी का सिंगल रिपोर्टिंग सेगमेंट है तो उसके लिए तो ये वाला डिस्क्लोजर भी नहीं है, फिर रेकन्सिलिएशन भी नहीं है, बस उसके एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर थे, जिसमें पहला वैसे निकल जाता है तो बाकी 2 रह जाते हैं। तो इसी के बारे में वो पूछ रहे, ठीक है। तो लाइबिलिटीज वाला कोई चक्कर ही नहीं है। नॉन करंट एसेट्स लोकेटेड इन पाकिस्तान, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में बस 2 ही चीजें बतानी होती हैं, एक जियोग्राफिकली एक्सटर्नल सेल्स, ये एक डिस्क्लोजर है, जियोग्राफिकली बताओ एक्सटर्नल सेल्स और नॉन करंट एसेट्स, और दूसरा एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ए हो गया, और नॉन करंट एसेट्स बिल्कुल ये डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है ऐसी एंटिटी का जिसका सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट हो, ठीक है। तो सही है, चलें आगे। Which of the following statement are correct in context of IFRS? अभी भी पास पेपर वाले ही चल रहे हैं, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 2 or more operating segment may be aggregated into a single operating segment. लेकिन बात पूरी नहीं लग रही। 2 or more operating segments may be aggregated into a single operating segment if वो बहुत सारा क्राइटेरिया था जो मीट करें। ये
ये मैंने ग्रीन वाला हाईलाइट किया, सिर्फ इतना सही। 2 or more operating segment may be aggregated into a single operating segment if segments are similar in each of the following aspects। पूरी बात तो ये है, तो मुझे पहली बात पूरी नहीं लग रही। ओके, an operating segment not fulfilling 10% quantitative threshold may still be a reportable segment। क्या ये मुमकिन है? ये तो हो सकता है। अच्छा, मेरे ख्याल में तो दोनों ही ठीक हैं, देखा जाए तो दोनों ही ठीक है। कैसे? अब ठीक है, बात पूरी नहीं है, बट IFRS 8 के तहत ये जुमला है तो सही, 2 or more operating segment may be aggregated into single operating segment। हाँ, लेकिन उसके लिए शर्तें हैं कुछ। ऐसे ही ऑपरेटिंग सेगमेंट जो 10% क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड नहीं मीट करता, वो स्टिल ऑपरेटिंग हो सकता है, लेकिन कब? जब मैनेजमेंट को लगे कि ये सिग्निफिकेंट है इंफॉर्मेशन देने के लिए यूजर को। ये दोनों बातें पूरी नहीं लिखी हुई, यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है, ये 2 or more ऑपरेटिंग सेगमेंट में बी एग्रीगेटेड इनटू अ सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट। बिल्कुल सही जुमला है। हाँ, आगे कुछ शर्तें हैं इसकी, ऐसे ही। वो भी कहीं पे लिखा हुआ मैंने देखा था, आपको पढ़ाया भी था। ये operating segment that do not meet any of the quantitative threshold may be considered reportable and separately disclosed if management believe that information would be useful to users। मैंने आपको ज़बानी बता रहा था कि ये पढ़ा है कि यूजफुल लगता है अगर यूजर के लिए, तो आप स्टिल उसको रिपोर्टेबल। तो ये दोनों जुमले सही हैं। अब पूरी बात उसने लिखी हुई, लेकिन बातें तो दोनों ही सही हैं। ठीक है कि 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कंबाइन हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। और एक ऑपरेटिंग सेगमेंट जो 10% से कम पे हो, वो भी रिपोर्टेबल हो सकता है। ये दोनों ही बातें सही हैं। तो ओनली 1 इज करेक्ट नहीं, ओनली 2 इज नहीं, बोथ आर करेक्ट सही है, नन इज करेक्ट नहीं, दोनों ही सही है मेरे हिसाब से। तो चेक करते रहा करो साथ साथ, सोल्यूशन एक आधा देख लिया करो थोड़ी देर बाद कि जितने किए। जैसे ये सवाल पूरा हुआ है ना, ये सवाल पूरा हुआ है, तो इसके ऑप्शंस को एक नज़र डाल लिया करो, सही गए सारे। चलें आगे। 15वां पास पेपर चली जा रहे। ऑपरेटिंग सेगमेंट हैज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट हैज जस्ट स्टार्टेड ऑपरेशंस। याद करो, हमारा पावर मैंने जब पहले दिन बात शुरू की थी, तो असल में ऊपर भी लिखा हुआ, लेकिन 2 जगह से पढ़ाता हूँ आपको जाकर। सबसे पहले हम उस एग्जाम्पल को देखेंगे। ये निशात पावर जो है वो अभी रेवेन्यू अर्न करना शुरू नहीं हुआ, ये सेगमेंट अभी हमारा रेवेन्यू अर्न करना शुरू नहीं हुआ, लेकिन सर ने कहा था ये भी ऑपरेटिंग सेगमेंट है, येट टू अर्न रेवेन्यू। फिर हमने जाके इसको पहले सफ़े पे भी देखा था जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ये एन ऑपरेटिंग सेगमेंट में एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी फॉर विच इट हैज़ येट टू अर्न रेवेन्यू, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप ऑपरेशंस। ठीक है, तो वो भी क्या है? एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, वो भी ऑपरेटिंग सेगमेंट ही है। कहता है कि अभी वो अर्न ना कर सका हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको उस एग्जाम्पल के अंदर पावर के बारे में बताया था, अब इसको रेफर कर रहा है। अब देखो ना, MCQ ICAP का आ रहा है, तो हमने अल्लाह का शुक्र है तैयारी की हुई है, लेकिन ये देख लें कि किस लेवल तक चला जाता है वो। ये सारा जिसने पढ़ा हुआ था इतिहास से शुक्र है हमने पढ़ा हुआ था, वरना ये MCQ हमसे नहीं होने वाले थे। ठीक है, छोटी छोटी बातें होती हैं, तो 1-1, 2-2 मुफ्त के नंबर हैं। एक बार पढ़ लिया, मेहनत कर ली टॉपिक पढ़ते हुए, अब सुकून है, अब उसमें से कहाँ जाएगा, सब सारा पढ़ लिया, तो काम की चीज़ हमने वैसे पढ़ी हुई है। तो एन ऑपरेटिंग सेगमेंट हैज़ just started operation but has not earned any revenue yet, which of the following statement is correct? It may be a reportable segment if quantitative threshold is met। सही कह रहा है, मतलब रेवेन्यू नहीं आया तो प्रॉफिट्स नहीं होंगे, लॉसेज होंगे तो लॉसेज से भी थ्रेशोल्ड मीट कर जाता है। हो सकता है खर्चे हो रहे, चलो वो तरफ गए ही नहीं, अभी ऑपरेशन ही स्टार्ट नहीं किया आप कहते हैं, तो एसेट्स तो खरीदनी होंगे, कोई लाइबिलिटीज तो इनकर हो गई होंगी, कोई एक चीज एसेट 10% से ऊपर चले गए टोटल एसेट्स के, तो हो गया ना थ्रेशोल्ड मीट, तो वो भी रिपोर्टेबल होगा। नहीं होगा उसका रेवेन्यू तो नहीं होगा, एसेट्स तो होंगे, लाइबिलिटीज तो होंगी, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, 100 चीज़ें हैं आगे, हो सकता है। ये बात समझ आ रही है? नहीं समझ आई ये बात बेटा समझ आई आपको? पक्की बात है। इधर ओ भाई, क्या पढ़ रहे हो, क्या समझ आई है? आगे तो थोड़े सारे बच्चे होते तो समझते रहो नाल। ठीक है, तो इट मे बी रिपोर्टेबल, सही कह रहा है। इट इज रिपोर्टेबल इवन, इट इज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इवन इफ, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट होगा तभी रिपोर्टेबल बनेगा ना, ये तो बेसिक थीम ही खराब कर दिया उसने।
इट इज नॉट अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। नहीं यार, कैसे नहीं रिपोर्टेबल सेगमेंट है? वो पहली बात सही थी, इट विल बी रिपोर्टेबल ओनली आफ्टर अर्निंग, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, यही तो आपको कॉन्सेप्ट दिया था वहां पे। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 14 पे आ जाए। ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑफ एन एंटिटी हैव रिपोर्टेड फॉलोइंग रेवेन्यूज। एक्सटर्नल रेवेन्यू आ रहा है, टोटल भी आ गया, इंटरनल रेवेन्यू टोटल भी आ गया, टोटल रेवेन्यू भी आ रहा है। रिपोर्टेबल सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड ऑफ 10% ऑफ रेवेन्यू आर 10% ऑफ रेवेन्यू, कहता है टोटल रेवेन्यू 10% टोटल रेवेन्यू पे लगना है। ठीक है, तो 2280 का 10% है तो 228 बनता है। अब जिसकी सेल 228 से ऊपर है, बी सी डी ई, नहीं बी की क्या है 228, अच्छा सॉरी जी सही कह रहे हैं आप। ठीक है, आपने टोटल सेल का क्या करना है 10% लेना है, ये बन गया 2, लिख लेते ना, अच्छा होता है 228। अब 228 या उससे ऊपर जिसकी भी टोटल सेल होगी वो रिपोर्टेबल है। तो इन दोनों की रिपोर्टेबल सेल, इन दोनों की सेल जो है वो 20%, 228 से ऊपर नहीं है, तो ये रिपोर्टेबल इस टेस्ट के तहत रिपोर्टेबल नहीं है, जबकि सी डी और ई है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? सी। Which of the following geographical information is required to be disclosed? आगे नहीं पढ़ना होता, हम तो फौरन पहले अपना जवाब तलाश कर लेते होते हैं। कौन सी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है जी? एक्सटर्नल सेल, एक्सटर्नल सेल्स है, और दूसरा नॉन करंट एसेट्स है। वेरी गुड, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं आपने जियोग्राफिकली जो बतानी होती हैं। ठीक है, अब वो कहता है which of the following geographical information is required to be disclosed? Revenue from external clients attributed to entities country of domicile and attributable to all foreign entities total from which, हाँ उसने कहा था कि सारी फॉरेन कंट्रीज का टोटल दे दो, और हाँ अगर अलग अलग करना चाहो तो कर भी सकते हो, लेकिन ये सही है। नॉन करंट एसेट लोकेटेड इन एंटिटीज कंट्री ऑफ डोमिसाइल एंड लोकेटेड इन ऑल फॉरेन कंट्रीज, सही है, दोनों ही सही है जी, दोनों ही रिक्वायर्ड है, दोनों ही रिक्वायर्ड है। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? सी। सही है, कितना आसान टॉपिक हो जाता है ना अगर इंसान पढ़ ले तो। टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट शुड बी कवर्ड बाय रिपोर्टेबल सेगमेंट इज एट लीस्ट 75% ऑफ इंटरनल सेल, नहीं 75% कंबाइन यानी टोटल, नहीं 75% एक्सटर्नल, यस, और नन ऑफ अबव, नहीं भाई, सिर्फ बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। 12 का क्या आंसर है जी? बी। याद है 75% एक्सटर्नल सेल्स टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये छोटे छोटे एमसीक्यू हैं, फटाफट फटकाएं इनको। एक्सटर्नल रेवेन्यू दैट शुड बी कवर्ड बाय रिपोर्टेबल सेगमेंट इज एट लीस्ट 75%। देखते जाना, स्पीड जरा तेज होगी, आंसर मैच करते जाना है। एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिट और लॉस, एसेट्स ऑफ अ सेगमेंट शुड बी एट लीस्ट, अब ये तीनों तो वही थे, टोटल सेल, ये क्या है टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस, और तीसरा क्या था टोटल, तो इसका 10% थ्रेशोल्ड है ना ये। ठीक है, तो ये 10% है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इतने आसान एमसीक्यूज हैं, फटाफट होते चले जा रहे हैं। 9, अकॉर्डिंग टू IFRS SIS, if a financial report contains both consolidated financial statements of a parent as well as parents separate financial statements, ये तो हमने उधर देखा भी है, पास पेपर में भी आया हुआ है। सेगमेंट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ओनली इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट में नहीं, बोथ में नहीं, आइदर में नहीं। ये क्या ऑप्शन है? या सेपरेट में, या आइदर का मतलब क्या है? सेपरेट में दे दो या मतलब कंसोलिडेटेड में दे दो, मर्जी आपकी, मर्जी मुर्जी कोई नहीं है। मैंने कहा कि सिर्फ किस में दिया करो? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। An operating segment may engage in business activities for which it has yet to earn revenue, for example startup operations, and it will be reportable before earning revenues. Reportable हो सकता है, may be नहीं, it will be सही नहीं है, लाजमी है कि वो रिपोर्टेबल हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो रिपोर्टेबल सिर्फ तब होता है जब वो थ्रेशहोल्ड, फिर पढ़ लो उधर। पहले उसने क्या बोला? This is a component of an entity that meets all the following criteria. It earns revenue, incur expenses, review करता है CODM, discrete information available है, और साथ ही उसने बोला an operating segment may engage in business activities for which it has yet to earn revenue, for example. तो operating segment तो वो हो सकता है। अब जब operating segment हो गया है तो operating segment पे 10% जब भी टेस्ट लगाना है तो आपने उसमें देखना है 10%, तो पढ़ लो। A segment is reportable and it is required to report separate information about each reportable segment. Reportable segment, operating segment बन गया तो reportable कब बनेगा? जब इनमें से कोई थ्रेशोल्ड मीट कर जाए। अच्छा, 75% एक्सटर्नल सेल्स वाला इसलिए नहीं होगा कि भी उसने अर्न करना शुरू ही नहीं किया रेवेन्यू, एक्सटर्नल इंटरनल तो बात की बात है, तो इसलिए
दूसरा टेस्ट लगना ही नहीं है, पहले में से ही नॉर्मली 10% ऑफ टोटल एसिड्स की वजह से वो रिपोर्टेबल बन सकता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सेगमेंट तो है ना, अभी रेवेन्यू अर्न करना नहीं शुरू किया, तो ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन ने कहा कि वो ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकता है अगर अभी उसने अर्न रेवेन्यू करना शुरू नहीं किया। अब अगर उसने कोई थ्रेशोल्ड 10% वाला कोई भी मीट कर लिया, कोई भी कौन सा होगा, लायबिलिटीज या एसेट वाला हो सकता है, अगर वो कर जाए तो रिपोर्टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो विल भी तो मतलब क्या है, लाजमी रिपोर्टेबल है? नहीं, लाजमी नहीं होता, मे भी रिपोर्टेबल हो सकता है तब जब वो थ्रेशोल्ड मीट कर जाए। विल नॉट बी, पक्की बात है रिपोर्टेबल नहीं हो सकता बिफोर, नहीं, नन ऑफ अबव नहीं, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट सेल्स प्राइमरीली और एक्सक्लूसिवली टू अदर, यानी कि जो सिर्फ इंटरनल सेल्स करता है। ऐसी बात भी हमने कहीं पढ़ी थी, पता नहीं आप पूछ क्या रहा है, देखते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ी थी कि एक कंपोनेंट है जो सिर्फ इंटरनल सेल्स कर रहा है, इट मस्ट बी क्लास्ड एज ऑपरेटिंग सेगमेंट। नहीं है तो ये ऑपरेटिंग सेगमेंट, इसमें तो कोई शक नहीं। इट मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, इट इज इंक्लूडेड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इफ एंटिटी इज मैनेज्ड दैट वे। ये लाइन मुझे लगता है कि हमने पढ़ी थी। ठीक है, और इट इज इंक्लूडेड एज ऑपरेटिंग सेगमेंट इफ मैनेजमेंट सो डिजायर्स, डिजायर्स नहीं, ठीक है, मैनेजमेंट डिजायर्स वाला चक्कर नहीं था। ये आपने कहाँ पढ़ा था यार? ये कूलिंग नहीं कर रहे या गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या चक्कर है? तो 16 पे चल रहे हैं, क्या चक्कर है? नीचे वाली क्लास तो ठीक थी, ऊपर वाला पोर्शन इस वजह से क्या डिग्री चल रहा है? 47 कहीं पे तो देखा था जी आपने, हैं? चल तो वही 16 पे रहा, आपने कुछ किया इसके साथ? फैन अब पहले क्या था? अच्छा देखो मिला है? चलो खैर, बहरहाल देख लें, अगर मिल जाएगा आराम से मिल जाएगा। कह रहा अगर एक कंपनी अगर एक सेगमेंट सिर्फ जो है वो अपनी कंपनी को ही अंदर इंटरनल सेल्स ही कर रहा है, तो अगर वो रिपोर्टेबल बनाना है आपने, तो उसकी वजह सिर्फ यही हो सकती है कि एंटिटी को मैनेज ही इसी तरह से किया जा रहा है, जिसमें मैंने मिसाल आपको दी थी या नहीं दी तो आप दे रहा हूँ। जैसे ये सफ़ायर आप लोगों को अब एक ब्रांड के तौर पे नज़र आता है कि हमारी आर्टिकल लाइफ के अंदर इनका ये ब्रांड नहीं था, मतलब इन्होंने एंड पे आकर ये जो एंड प्रोडक्ट है ये बनाना शुरू नहीं की थी। लेकिन ये शुरू करते कहाँ से थे? कपास से शुरू करते थे। उसकी जिनिंग फैक्ट्री से जैसे मिल गई कपास को, उन्होंने धागे में कन्वर्ट किया, धागे को फिर कोरे कपड़े में किया, वहाँ से फिर उन्होंने डाई किया, डाई करने के बाद प्रिंटिंग करते थे। तो ये एक इनकी वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं इसको हुई है। अब जो स्पिनिंग यूनिट है, जो धागा बना रहा है, उसका सारा का सारा धागा उनके अपने वीविंग यूनिट में जा रहा है, तो क्या उसको आप ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं कह सकते? भाई उनकी कंपनी मैनेज ही ऐसे हो रही है, वो बाहर कोई चीज़ बेचते ही नहीं है, तो आप बिल्कुल स्पिनिंग को एक ऑपरेटिंग सेगमेंट कह सकते हैं, क्योंकि आपकी एंटिटी मैनेज ही इसी तरह से हो रही है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहरहाल इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है नहीं, लिख पढ़ा था हमने कहीं पे जब मैं रीडिंग कर रहा था थ्योरी की, मेरे अब नज़र में फ़ौरन आया नहीं। नंबर 6, ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन शुड इंक्रीज नंबर ऑफ रिपोर्टेड सेगमेंट्स एंड प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। नहीं, वो तो उसने कहा था गालिबन 10 तक काफ़ी है। enable user to see an entity through the eyes of management, enable entity to provide timely segment information for external interim reporting with relatively low incremental cost, enhance consistency with management discussion, provide various measure of segment, provide information about reduced staff। हाँ जी, ऑपरेटिंग सेगमेंट इनमें से क्या काम करता है? मेरे ख्याल में तो ये सारे काम तो करता हुआ नजर आ रहा है, ये हमने नहीं देखा था। ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं कि वो नंबर ऑफ रिपोर्टेड सेगमेंट्स को ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए बढ़ा सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि स्टैंडर्ड ने कहा था प्रैक्टिकल लिमिट मेरे हिसाब से 10 ही है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ रिपोर्टेड सेगमेंट्स बढ़ाता है और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है, मैनेजमेंट की आंखों से देखने के काबिल करता है एंटिटी को, यूज़र को, टाइमली इंफॉर्मेशन सेगमेंट की दे रहा है, ठीक है, और इंक्रीमेंटल को कॉस्ट है नहीं, सारा डेटा आपका पता है, डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन आपकी अवेलेबल होती है, बस उठा के उसको आपने एक नोट की फॉर्म में ही करना है, एक प्रोफेशनल आदमी उसको आराम से बैठ के बना ले।
एनहेंस करता है कंसिस्टेंसी विद द मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑन, यानी कि एनुअल रिपोर्ट जो बनती है उसको एजीएम के अंदर डिस्कस किया जाता है, तो जो प्लान्स वहाँ पे हैं जिस तरह से वो देख रहे होते हैं अब आपके चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, उसी तरह से आपको वो रिपोर्ट भी नज़र आ रही होती है। वेरियस मेजर्स ऑफ सेगमेंट परफॉर्मेंस, बिल्कुल एसेट्स दिखा रहे हैं, लाइबिलिटीज़ दिखा रहे हैं, आप प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं, एक्सपेंसेस दिखा रहे होते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, इनकम टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, अमाउंट, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं आप, ठीक है। तो सेगमेंट परफॉर्मेंस मुख्तलिफ तरीक़ों से देख रहे होते हैं, लेकिन स्टाफ के बारे में कोई ऐसी बात हमने नहीं पढ़ी कि IFRS 8 ने कभी बताई हो। बहरहाल जनरल सा एक MCQ था ये भी। तो D इज द करेक्ट ऑप्शन, 6 नहीं है, ठीक है। 1 to 3 नहीं, 1 to 6 सारे नहीं, 1 to 5, 1 to 4 नहीं, 1 to 5 है, 1 to 5, 1 to 5। ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑफ एन एंटिटी हैव रिपोर्टेड फॉलोइंग प्रॉफिट्स और लॉसेस, ये तो आपको पहले ही पता है वैसे, मेरे ख्याल से इस MCQ कर ही लेना चाहिए था। अब ये दोनों कम हैं तो आपने टोटल कर लेना है 100 जमा 25, 125 जमा 35, 170, बस 60, बस ये काफ़ी होगा, वो तो टोटल पड़ा हुआ जी, 1, 2 और 3, टोटल क्या बन गया 160। अच्छा, फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनिंग रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट क्वांटिटी थ्रेशोल्ड ऑफ 10% वुड बी अप्लाइड ऑन द अमाउंट ऑफ 160, डी, ठीक है। नेक्स्ट यार लंबे, 2 or more operating segment may be aggregated into a single operating segment if aggregation is consistent with core principle segregation and the segments have similar economic characteristics and the segments are similar in each of the following 5 points थे, nature of product service, nature of production process, type of class of clients, method of distribution, और ये तो सारी सही हैं। हाँ, ये पता नहीं फिर कहाँ से आ गए ऐसे दूर से नजर आता है आपको, जो याद किया होता है ना, याद रखा होता है, याद किया नहीं होता, याद रखा होता है, उसमें दूर से नजर आएगा आपको, यार ऐसी कोई चीज हमने नहीं पढ़ी थी। एग्रीगेशन क्राइटेरिया था, 5 चीजें थी, आपको किसी हद तक याद भी है, जब रिवाइज करते हैं तो याद हो जाती हैं, थोड़ी याद रहती हैं। तो 1 2 फिर 1 to 5 आ गया, डी चेक कर लें, ठीक है। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, अच्छा अब ये एक ऐसा MCQ है जो पूरी थ्योरी में कहीं नजर तो नहीं आया, लेकिन ये मुमकिन है कि हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस को आप किसी रीजनेबल बेस के ऊपर हर सेगमेंट को बांट दें, ये मुमकिन है, स्टैंडर्ड में कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको वो रेकनसाइलिंग आइटम्स नहीं मिलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी जैसे रेवेन्यू की परसेंटेज है, वैसे ही आप हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस को हर ऑपरेटिंग सेगमेंट, कोई रीजनेबल बेस आप बना लें, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट है, ठीक है। आप कहते हैं जी रेवेन्यू मिसाल के तौर पे 100 है, एक सेगमेंट का 20 है, एक का 40 है, एक का 30 है, एक का 10 है, तो जो हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं इसी रेशो के अंदर आप हर सेगमेंट को बांट दें। फिर जो एसेट्स हैं हेड ऑफिस के, आप एसेट्स की बेस के ऊपर बाकी मतलब सेगमेंट के एसेट्स की बेस के ऊपर, ऑपरेटिंग सेगमेंट के एसेट्स की बेस के ऊपर इन एसेट्स को बांट दें, उनको आप प्रॉफिट्स की बेस से बांटना, प्रॉफिट्स की बेस पे बांट दें उनको, कोई रीजनेबल बेस के ऊपर आप हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस को बांट सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं सेगमेंट्स को, ठीक है, लेकिन बेसिस रीजनेबल होनी चाहिए, फिर रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो ये कह रहे हैं, ये कहीं लिखा हुआ है स्टैंडर्ड में कि आप हेड ऑफिस के खर्चों को, एसेट्स को, लाइबिलिटीज को, यही 3 चीजें होती है ना, रेवेन्यू तो होता नहीं, ठीक है, इंसिडेंटल रेवेन्यू भी आ जाए तो वो भी चला जाएगा। खैर, आप हेड ऑफिस के एसेट्स, लाइबिलिटीज को, उनके खर्चों को किसी रीजनेबल बेस के ऊपर हर सेगमेंट को ही बांट दें। जब ये कर लेंगे तो रेकंसिलिएशन के अंदर फिर इंटर सेगमेंट सेल तो आ सकती है, उसका प्रॉफिट भी आ सकता है, लेकिन हेड ऑफिस के एसेट्स, हेड ऑफिस की लाइबिलिटीज, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस फिर नहीं आएंगे, क्योंकि वो एलोकेट हो जाएंगे। ये कहीं लिखा हुआ है स्टैंडर्ड में, बहरहाल हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कैन बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स ऑन अ रीजनेबल बेसिस, ठीक है। मस्ट नॉट बी एलोकेटेड, नहीं, मस्ट वाला चक्कर कोई नहीं है इस स्टैंडर्ड में, मस्ट है ही कोई नहीं। स्टैंडर्ड ने इतनी गुंजाइश दी हुई है आपको कि आपका दिल ये करो, ये करो, ये करो, फिर इसके अलावा आपका जो दिल करे वो करो। अक्सर जगह पे आपने देखा होगा उन्होंने ये कहा हुआ है कि हमें नहीं रिपोर्टेबल बना, आपको लगता है कर दो, हाँ बस 10% से ज्यादा वाला हो और रिपोर्टेबल ना हो, ये मुनासिब नहीं है, ठीक है। अच्छा खैर, मस्ट बी एलोकेटेड टू, मस्ट नहीं जी, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर कहता है बांट दो, कहीं पढ़ा है हमने ऐसी बात नहीं। लाजमी है कि हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस को बांटना ही है, लाजमी बांटना है, रेवेन्यू की बेस पे बांटना है, ऐसी कोई बात हमने नहीं पढ़ी। मस्ट बी एलोकेटेड टू सेगमेंट बेस्ड ऑन देयर, नहीं जी नहीं, तो यही है ए, IFRS 8
shall apply to listed companies, ठीक कह रहा है. Any company reporting under IFRS that wishes to provide information कहता है कि कोई भी कंपनी जो IFRS को फॉलो कर रही है, उसकी विश है, उसकी ख्वाहिश है कि वो IFRS 8 का डिस्क्लोजर दें. नहीं, विश पे नहीं काम चलेगा. लिस्टेड कंपनी हो या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग जो कंपनी हो, सिर्फ वो डिस्क्लोजर देंगी. ऑल अदर कंपनीज रिपोर्टिंग नहीं, ये दोनों ही नहीं है, तो सिर्फ वन है ओनली. ये सही है. तो क्या ऑप्शन है देख लो, सही है. चलें नेक्स्ट, आखिरी एमसीक्यू. होमवर्क नहीं है, क्लास वर्क ही किया आप लोगों ने, हद होती है वैसे. एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एन अंडरटेकिंग that engages in business activities from which it may earn revenue or incur expenses, including revenue expense relating to transaction with, ये तो कोई डेफिनेशन उठा के लिखी हुई मेरे ख्याल से. whose operating results are regularly reviewed by CODM, जिसकी बेस पे वो एलोकेट करता है रिसोर्सेज और मेजर करता है परफॉर्मेंस. ये पढ़ा हुआ ना, बिल्कुल सामने नज़र में आ रहा होता है. फॉर विच डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विच इज अच्छा चलो, चौथी उन्होंने दी हुई है जी गल जो दूर से नजर आ जाए. ये नहीं है भाई, तीन ही चीजें थी. अर्न कर रेवेन्यू, इनकर कर एक्सपेंसेस, सीओडीएम सेपरेटली उसको रिव्यू करता हो और डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन उसकी अवेलेबल हो. और अगली चीज क्या कह रहा है, टैक्स अलग अलग लगता हो. ये तो किसी कहीं नहीं लिखा हुआ था. ठीक है, तो 1 2 3 ओनली, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, लो जी, ये एमसीक्यूज भी गए हैं हो. अब एक सवाल एथिक्स का भी कर लें. अब एथिक्स को साथ साथ करें ना जी. ठीक है, थोड़ा सा एथिक्स को करते हैं. मैंने देखो ओपन किया हुआ था, ये सवाल तो हमने कर लिया था ना. ठीक है, अब इस टाइप के ज़्यादा सवाल हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा सांस लें, हम एथिक्स पे आए. IFRS 8 में मेरी तरफ से कुछ नहीं बचा. IFRS 9 में मेरी तरफ से एक चीज़ बची हुई है, करंट नॉन करंट को बाइफरकेट करना, वो बचा हुआ है. ठीक है, एक वो बचा हुआ है. अच्छा, IFRS 9 के अंदर कुछ सवाल हैं शायद जो अभी वो 2-3 पार्ट्स जो छोड़े थे, जो हम नहीं कर सकते अभी. छोटी मोटी चीज़ें तो होती हैं जी, वो तो रही होती हैं, ऐसे हल्की फुल्की जो एंड पे भी कर रहे होते हैं हम. लेकिन IFRS 8 के अंदर भी 1-2 सवाल पास पेपर के डिस्कस होना अभी रहते हैं. खैर, होना चाहिए, कुछ ना कुछ बरकत के लिए रिवाइज होता रहता है, कभी ना कभी चल के हम कर देते होते हैं उसको डिस्कस. एनीवेज, एथिक्स चूँकि लंबा ही चला आ रहा है तो इसको ज़रा देख लेते हैं. 2 तरह के सवाल इसमें आते हैं जी एथिक्स में. ठीक है, एथिक्स याद है, ईद से पहले मैंने कहा था आपको कि हो सके तो एथिक्स याद रखें, करें नहीं, याद रखें. तो आप सफायर के CFO हैं या मैनेजर फाइनेंस हैं, यानी आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे. प्रैक्टिस का मतलब होता है अपनी फर्म बनाई, ऑडिट फर्म बनाई है, वो नहीं कर रहे, बल्कि आप इंडस्ट्री के अंदर हैं. चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि ये कॉलेज है, तो अगर यहाँ पर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्व कर रहा है तो वो इन प्रैक्टिस नहीं है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस है. चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस वो होते हैं जिनकी ऑडिट फर्म होती है, जैसे आपके ये जहाँ पे आप जाके आर्टिकल्स कर रहे होते हैं. ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस के ऊपर हमारा ये एथिक्स का कोड जो है, कोड ऑफ एथिक्स, ये अप्लाई होता है. जैसे मैंने आपको इस मिसाल में समझाया था पहले दिन कि CFO चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फाइनेंस मैनेजर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अकाउंट्स मैनेजर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है. ठीक है उसके बाद CEO नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके नीचे जो स्टाफ है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है. तो हमारा ये कोड ऑफ एथिक्स जो FAR 2 में हम पढ़ते हैं, ये सिर्फ किस पे लगेगा, इन 3 लोगों पे. हाँ, इनसे इस कोड को फॉलो करवाना, वो भी कोड में लिखा हुआ है कि इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ही जिम्मेदारी है. जैसे इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, ये सारी चीज़ें, इनकी ट्रेनिंग का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें, इनका ख्याल भी इन्होंने नहीं रखना है, इनके हेड्स नहीं रखना है. खैर हाँ, इन पर अप्लाई नहीं होता ये कोड. ठीक है, हमारा कोड ऑफ एथिक्स किस पे लगता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे. और जो FAR 2 में पढ़ रहे हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन बिजनेस के ऊपर लगता है. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस जो हैं, उनके ऊपर जो एथिक्स का कोड लगता है वो आप कैफ 8 के अंदर पढ़ते हैं, ऑडिट के पेपर के अंदर. ठीक है, नाम तो सेम ही होते हैं, जाहिर सी बात है इन प्रिंसिपल्स के. बहरहाल ये ज़हन में रखिएगा कि हम इस गोल दायरे में. ठीक है, फिर हमने कहा था जी कि 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, पहले बल्कि वो कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, फिर
कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, आपने ये डेट येलो वाली डेड लाइन याद रखनी है बस, उसके अलावा पढ़ना जरूर है, इसको अच्छे से समझना है। और ये समझाया भी गया था आपको जब आपको ये लेक्चर दिया गया था, याद है ना? ठीक। बहरहाल ये डेड लाइन आपने याद रखी हुई है, ये आपकी इंटेग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, ये आपने याद ही करनी है क्योंकि इससे एफिशिएंट तरीका कोई नहीं है। ये डेडलाइन याद हो, उसके बाद तरीका सवाल करने का वो मैंने आपको सिखाया था 5वीं में, वही आपको रिवाइज करता हूँ थोड़ा सा, एक आधा सवाल और करते हैं, बाकी सवाल आज आपके होमवर्क में जाएंगे और उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आपको पता लगे कि इतना पास पेपर्स हमने कर भी लिए। फिर भी हम इसकी रीडिंग करेंगे क्योंकि एथिक्स में कोई एमसीक्यू ना आ जाए, कोई स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ना हमने इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये डेड लाइन आपको याद हो, कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके बाद इसके में एग्जाम्पल्स थी, ठीक है, और उसके बाद प्रोफेशनल बिहेवियर। फिर कुछ थ्रेट्स हैं जो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से रोकते हैं, वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट, ठीक है जी। ये कुछ थ्रेट्स थे, इनमें भी आपको एक एक डेडेड लाइन मैंने कहा था आपने याद रखनी है, येलो वाली, ठीक है, बस ये याद रखनी है ताकि लिखते हुए ये एक डेड लाइन आप लिख सकें, ठीक है। ये याद होने के बाद आगे कुछ थ्योरी है जो मैंने आपको पढ़ानी है, इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी करके आज पढ़ना शुरू करेंगे, इसको भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे क्योंकि आगे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दें हम कल से इंशाल्लाह, तो उसमें भी खुला टाइम होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ करते चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब ये कुछ प्रिंसिपल्स और थ्रेट्स आपके सामने आ गए, उसके बाद फिर आपको मैंने पास पेपर 5 करवाया था। पास पेपर 5 आपका, बल्कि पहले अर्ज कर दूं, 2 तरह के सवाल आपके टेस्ट होते हैं एथिक्स के अंदर, 2 तरह के सवाल टेस्ट होते हैं, बल्कि एक तीसरा सिनेरियो भी है, चलो वो देख लेते हैं। सिनेरियो 1 जो सबसे ज्यादा टेस्ट हुआ है, ठीक है। आपके पास पेपर के कितने सवाल हैं देखें जरा एथिक्स में टोटल, कुछ मिक्स भी हैं, जैसे हमने जाके वो IS 37 के अंदर फराज वाला सवाल किया था, उसमें फराज वाला था या आतिफ वाला था, उसमें एथिक्स मिक्स थे। ऐसे मिक्सचर कहीं पड़ा होगा तो वो अलग बात है, लेकिन इस प्योरली इस टॉपिक के कितने पास पेपर नजर आ रहे हैं आपको? 9 में से 1 2 3 4 5 ये इस सिनेरियो के हैं जो आपको करवा दिया है, जिसमें क्या है, दोनों बॉस और एम्प्लॉय सीएज हैं और बॉस ने एम्प्लॉय को गलत एंट्रीज करने का बोल दिया है, कोई गलत एडजस्टमेंट करने का बोल दिया है, कोई गलत बुक एडजस्टमेंट ताकि अचीव हो सके डिजायर्ड, यानी कोई भी ऐसा काम जो कि ईमानदारी पर मुनहसर नहीं कर रहा था, वो ईमानदारी के ऊपर नहीं बेस कर रहा था, ऐसा कोई भी काम उसने कह दिया है। तो उसने कुछ भी रॉन्ग करने का बोला है, बॉस ने एम्प्लॉय को कुछ भी रॉन्ग करने का बोला है, वो आपको एग्जाम्पल सवालों में भी नजर आएंगी। आपने जो रीडिंग की थी जब पढ़ा रहा था तो उसके अंदर आपको एग्जाम्पल भी नजर आई थी। क्या मतलब, यार जल्दी से जाओ जरा 2 मिनट में, जरा जल्दी से जाओ 2 मिनट में लीज का नोट बना लो, लेसर की लीज का नोट बना लो। यार 2 मिनट में एकदम से थोड़ी ऐसा काम होता है। अब ये तो चलो अभी अभी आया IFRS 16 का मैं आपको कहूँ सवाल सामने रख के 1 मिनट में नोट बनाओ, आपको महीना पहले पढ़ा है, आपको भूल रहा है, तो वो तो पता नहीं कब का पढ़ा होता है। जाहिर है आपको देखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड खोलोगे, ओपन करोगे, थोड़ा चीज़ों को रिवाइज करोगे, अच्छा हाँ इस तरह से बनता है, तो रेकलेसली कोई काम करोगे तो। अब बॉस ने क्या कहा, जल्दी जल्दी यार बना के ले आओ, या बॉस ने क्या कहा है, यार ऐसा करो, ठीक है माना कि इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर आ गया और तुम इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाते हो और इम्पेयरमेंट लॉस भी आ रहा है, लेकिन ऐसा ना करो, हमने लिस्टिंग करानी है तो प्रॉफिट्स कम नज़र नहीं आने चाहिए, छोड़ो यार कुछ नहीं होता, खैर है। अब प्रोफेशनल जजमेंट क्या कह रही है, नहीं नहीं इम्पेयरमेंट करनी चाहिए, ठीक है। रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहे हैं, स्टैंडर्ड कहता है जब मटेरियल डिफरेंस आ जाए तो आप रीवैल्यू करो, कह रहे रहने दो यार डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगी यार, ना करो यार, हद हो गई यार। तो बॉस ने एम्प्लॉय को कहा कुछ भी रॉन्ग करने का बोला है, क्यों रॉन्ग करने का बोला है, मसलन उसने कहा रॉन्ग जर्नल एंट्री कर दो, रॉन्ग जर्नल एंट्री कर दो, कोई एडजस्टमेंट गलत एडजस्टमेंट कर दो, कोई बुक एडजस्टमेंट डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कर दो। बुक एडजस्टमेंट मतलब ओ यार कुछ ऐसा करो कि प्रॉफिट जो है ना वो ज़रा बेहतर नज़र आए, कुछ ऐसी बुक एडजस्टमेंट कर दो। बुक एडजस्टमेंट मतलब यही प्रोविजन वगैरह होती हैं, यार प्रोविजन विदाउट ना एंट्री डालो क्या हो जाएगा, है जी क्या हो जाएगा, इम्पेयरमेंट की एंट्री ना डालो क्या हो जाएगा, कोई ऐसी बुक एडजस्टमेंट करो, कुछ डिले कर दो, कुछ ऐसा काम करो, ठीक है। तो से बैंक लोन लेना है हमने या लिस्टिंग करवानी है तो हमें डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो इसलिए कुछ रॉन्ग करना है, कोई रॉन्ग पेमेंट प्रोसेस कर दो, रॉन्ग पेमेंट प्रोसेस कर दो, ठीक है। कोई
रिपोर्ट या नोट जल्दी जल्दी बनाओ, या ऐसा बनाओ जिससे वगैरह वगैरह, यानी कि कुछ भी रॉन्ग करने का बोला है। दोनों बॉस एम्प्लॉय सीएस हैं और बॉस ने एम्प्लॉय को कुछ भी रॉन्ग करने का बोला है, तो बॉस 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ब्रीच कर रहा है। इधर नहीं देखना, पता है आपको, सवाल करवाया हुआ है। इंटेग्रिटी, बेईमानी कर रहा है यार, बेईमानी कर रहा है। फिर ऑब्जेक्टिविटी, बायस्ड है, अनबायस्ड नहीं है, बायस्ड है, प्रॉफिट ज्यादा दिखाने के लिए गलत काम करने का कह रहा है। और फिर प्रोफेशनल बिहेवियर, ऐसा काम कर रहा है कि जिससे प्रोफेशन के ऊपर जो है वो दबा लगेगा, आंच आती है प्रोफेशन की इज्जत पर। बेईमानी करते हो तुम लोग यार, तुम सीएस क्या करते हो? तो ये 3 प्रिंसिपल्स ब्रीच करेगा और एम्प्लॉय सिर्फ एक ही थ्रेट फेस करता है। यहां पर ज्यादा लिखने के नंबर नहीं मिलते, पूरा पूरा लिखने के नंबर मिलते हैं। तो एम्प्लॉय सिर्फ कौन सा, बॉस एम्प्लॉय रिलेशन है, तो एम्प्लॉय सिर्फ कौन सा थ्रेट फेस करेगा? इंटिमिडिएशन। और अगर बीच में साथ ही सिचुएशन में कुछ एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट मिल रहा है उसको, तो साथ सेल्फ इंटरेस्ट डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। ये सारे सवाल इसी अप्रोच के हैं, जो मैं अभी आपको एक और करवाऊंगा फटाफट, और उसके बाद जो है एक और करवाने के बाद करवाऊंगा क्या, बस डिस्कस करूंगा। करना तो आपको तरीका बताया, 5वां सवाल लिखवाया था, याद है, लिखवाया था। तीसरी चीज़ सेफगार्ड्स भी होते हैं, वो भी वहीं से कहा था याद कर लेना। खैर, अब आप लोगों की मर्जी है। एथिक्स का सवाल इस दफ़ा आ जाना 6-8 नंबर का, 5-6 नंबर का, फिर मज़े करोगे। ये सवाल आपके सामने ही पास पेपर वाले आए हुए। अच्छा, अब बॉस ब्रीच कर रहा है इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है, और एम्प्लॉय फेस कर रहा है सिर्फ एक थ्रेट, और अगर कोई इंसेंटिव एडेड है तो फिर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी डाल देना। इस टाइप के सवालों में सिर्फ यही 5 चीज़ें हो सकती हैं मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि 3 प्रिंसिपल्स और 2 थ्रेट्स। ठीक है, अब ये सारे सवाल इसी की बेस पर थे। सबसे पहले मैंने आपको 5वां करवाया था, और इसमें एक बारीक चीज़ क्या थी, मैंने पांचों चीज़ें लिखी थी। बॉस ब्रीच करेगा प्रिंसिपल्स, इन 5 में से कोई भी कर सकता है, और एम्प्लॉय फेस करेगा थ्रेट। अब बॉस एम्प्लॉय, ये सवाल देखो, आतिफ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, और सीएफओ साहब जो है वो उसे कह रहे हैं कि हमने लिस्टिंग करवानी है, और सीएफओ साहब कह रहे हैं हाई प्रॉफिट देखने, इसलिए कोई ऐसे एरिया आइडेंटिफाई करो जहां पे बुक एडजस्टमेंट्स हो सकें, 2 नंबरियां लग सकें। आप बॉस एम्प्लॉय को रॉन्ग करने का कह रहा है, ठीक है, सही है। तो बॉस क्या कर रहा है? बॉस इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल ब्रीच कर रहा है, ईमानदारी नहीं, बेईमानी कर रहा है। बॉस प्रोफेशनल बिहेवियर को भी ब्रीच कर रहा है। बॉस ऑब्जेक्टिविटी नहीं है उसके अंदर, बाइस्ड है, अनबाइस्ड नहीं है। तो ये 3 उसने ब्रीच किए। अब ये 3 को अलग करना था, तो उसके लिए आपको ये एक बड़ी ही कीमती बात लिख दी गई थी कि आपने क्या कह रहा है को किस में लिखना है? इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर में। इंटेग्रिटी क्या कह रहा है? बुक एडजस्टमेंट्स करने के लिए एरियाज निकालो। अस्तगफिरुल्लाह, क्या कह रहे हो तुम? ठीक है, तो इंटेग्रिटी ब्रीच कर दिया। फिर बुक एडजस्टमेंट्स करने के लिए कह रहा है 2 नंबरी लगा के, ये प्रोफेशनल बिहेवियर है। क्यों कह रहा है? अब ये ऑब्जेक्टिविटी में लिखना है। बाइस्ड कैसे हो गया? प्रॉफिट्स हायर दिखाने के लिए कह रहा है, तो ये आपने यूज करना है। और आतिफ फेस करेगा इंटिमिडेशन थ्रेट, लेकिन सवाल में उसने क्या लिखा एंड पे कि भाईजान ये ध्यान में रखो, अगर लिस्टिंग हो गई इतने से ऊपर तो बोनस सबको मिलेगा, तो साथ में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी आ गया। ठीक हो गया। अब ये जरा थोड़ा सा हमने रिवाइज किया। अब जरा पास पेपर 1 पे हो। पास पेपर 1 भी इसी टाइप का है ना, जरा देखो हाउ टू सॉल्व वाले में क्या लिखा हुआ है। 1 लिखा हुआ है ना, जरा जल्दी से ये सवाल मैं आपको करवाता हूं। अब आमिर अली एसीए है, आमिर अली एसीए है, देख लो। 9 नंबर का सवाल 19 में आया, 8 का सवाल 18 में आया, फिर 18 में 8 का सवाल, फिर 17 में 8 का सवाल, फिर 17 में 8 का सवाल, फिर 16 में 6 का, और दूसरी तरफ ले गया ना, ये पुराने सवाल है। जरा दूसरी तरफ ये 23 के अंदर आया 8 नंबर का सवाल, ये भी आज होमवर्क देता हूँ आप। 23 में भी आया 8 नंबर का सवाल, ऐसे ही 25 में भी आ जाना है 8 नंबर का सवाल, और आप लोग लिफ्ट नहीं करा रहे। आप कह रहे हैं ईद के बाद आया ना, टाइम पूरा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सवारियां तो पूरी करनी है कंसल्टेशन शुरू करने से पहले, लेकिन आज का दिन है, लेकिन जो कर रहे हैं क्या उसकी इंपॉर्टेंस में कोई कमी है? ईद से पहले बच्चों ने छुट्टियां शुरू कर दी, हमने जो किया ठीक है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं आज वाले लेक्चर से, ठीक है, उससे पिछलों से भी नहीं था, लेकिन क्या वो कम इंपॉर्टेंट था? आपके सामने ही है उसकी इंपॉर्टेंस हर जगह पे। उसके अपने सवाल भी थे और हर सवाल में घुसा हुआ, और आगे भी आता रहेगा, फाइनल अकाउंट्स में जाके भी आता रहेगा। कितने सवालों के अंदर वो मिक्स हुआ पड़ा था। तो इंपॉर्टेंट हर चीज़ होती है, जो छोड़ोगे उसने फेल करा देना।
बस ये होता है कि एक चीज़, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लंबी चलनी होती है तो बंदा बीच में ब्रेक आ रही हो तो उसको स्किप करता है। तो ये तो वैसे ही तोड़ तोड़ करना पड़ता है, वरना ये तो भाग जाए बच्चे, इतना खुश्क काम है ऐसे सवाल करना। तो इस तरह एक सवाल और करते हैं, एक आधा सवाल आपको पढ़ा के होमवर्क में दूंगा, ऐसे ही फिर आपने मुझे याद कराते रहना है, वो सवाल भी रहते हैं। तो आमिर अली CFO है CL में, और वो रिपोर्ट करता है जुनेद को जो कि FCA है, ठीक है। तो आमिर अली क्या है? एम्प्लॉई है, ये भी क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट, नवा चार्टर्ड। जुनेद अली FCA है, ये क्या है? बॉस है। तो बॉस एम्प्लॉई है, बॉस एम्प्लॉय रिलेशन, और दोनों क्या हैं? CAs हैं, दोनों CAs हैं। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ CL एंड्स ऑन 30 अप्रैल एंड इट्स प्रॉफिट फॉर द 9 मंथ्स एंडिंग 31 जनवरी आर बिलो टारगेट। कहता है ईयर एंड तो होना है 30 अप्रैल को, लेकिन 31 जनवरी को जो तीन क्वार्टर है, क्वार्टरली मीटिंग होती है ना, ठीक है। तो 9 महीने के एंड पर जो मीटिंग हुई है, इसके अंदर इनके हालात बड़े ख़राब हैं, इनके प्रॉफिट्स अपने टारगेट से काफ़ी नीचे हैं। अभी 3 महीने रहते हैं, लेकिन इनके प्रॉफिट्स जो हैं वो नीचे हैं। इन अ मैनेजमेंट मीटिंग हेल्ड इन फरवरी, जुनेद जो कि बॉस है, उसने कुछ मशवरे दिए हैं टू इम्प्रूव द रिजल्ट्स। आगे मशवरे आ गए, मशवरे क्या कह रहा है? कहता है अब ये किसके मशवरे हैं? बॉस के। अच्छा देखो, इधर बात वहीं पे है। आमिर एम्प्लॉई है, तो इसने फेस करने हैं थ्रेट्स। कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट, फिर सेल्फ रिव्यू, फिर फेमिलियरिटी, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, और फिर कॉन्फिडेंशियलिटी और जी इंटीमीडिएशन। मैं तरतीब नहीं छोड़ता होता आपकी। इंटीमीडेशन। और बॉस जो कि जुनेद भाई हैं, बॉस जुनेद थ्रेट नहीं फेस करेगा, जुनेद तो ब्रीच करेगा प्रिंसिपल्स। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? इंटेग्रिटी है, पॉसिबल, फिर ऑब्जेक्टिविटी है, फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर है, नलायकी, फिर प्रोफेशनल बिहेवियर है, और कॉन्फिडेंशियलिटी। तरतीब ना तोड़ूं आपकी। कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। अच्छा, अब हालात आपके सामने हैं, 9 महीने गुजरे हैं और हालात अच्छे नहीं हैं। जो प्रॉफिट के टारगेट थे उनसे प्रॉफिट्स नीचे हैं। अब अप्रैल में एंड होना है क्वार्टर, और फरवरी में जो बोर्ड मीटिंग हुई है, मैनेजमेंट की मीटिंग हुई है, उसमें जुनेद भाई ने कुछ मशवरे दिए हैं। ये जो मशवरे हैं ये इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे।